शहरनामा.com में आपका खैर मकदम है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो ख़ास लखनवी हैं लेकिन डबलिन आयरलैंड में मुकीम हैं, और वहीं वो ऐसी आर्टिस्टिक लाइनों में और क्रिएटिव लाइनों में मसरूफ़ हैं जिससे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। सिराज जैदी साहब का ताल्लुक खास लखनऊ से है। अरसे दराज से वो डबलिन आयरलैंड में मुकीम है, जहां वो सबसे बड़ा काम एक ये करते हैं कि हर साल एक हिंदुस्तानी फिल्मों का, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का, शॉर्ट फिल्म का एक मेला करते हैं जिसमें हिंदुस्तान के चुनिंदा लोग और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी जाते हैं, और उसके अलावा ये कि दूर दराज से भी लोग आते हैं जिनको हिंदुस्तान की फिल्में देखना है और जिसको हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से दिलचस्पी है। सिराज जैदी साहब, आपका खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम। आप से आज थैंक यू सो मच, आपकी नवाज़िश। चंद लम्हे आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपके अपने बारे में भी कुछ मालूमात फराहम करेंगे ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो लिसनर्स हैं उनको मालूम हो सके कि आपने क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये बताइए कि आप लखनऊ से कब आयरलैंड चले गए और क्या क्या सफ़र किस तरह से कहाँ तक रहा और कहाँ से शुरू हुआ? जी, लखनऊ से ही शुरू हुआ सिलसिला। वही होता है जिंदगी की जद्दोजहद का कि कब से और कैसे और कहाँ जिंदगी जाना चाहिए। एजुकेशन कंप्लीशन होने के बाद, एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसका की अहमियत बाहर जाके पता चलती है कि हिंदुस्तान में भी एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और बिना एजुकेशन के तो कुछ नहीं होता। तो वाले साहब ने यही कहा कि भाई देखो, कम से कम ग्रेजुएट हो जाओ, कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद देखो कि क्या सिचुएशन होती है। अगर इस लाइन में जाना है, हमारे खानदान कोई है नहीं इस लाइन का, सब मेडिसिन और इंजीनियरिंग और जो ट्रेडिशनल लाइंस हैं एजुकेशन की, उनमें मैंने कहा देखो भाई ये है, क्योंकि मैं काफी कुछ पढ़ाई कर रहा था थिएटर वगैरह की, और थिएटर और टेलीविजन में काम लखनऊ दूरदर्शन से मैंने शुरू किया था। उस वक्त लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में मैं पढ़ता था, BSc में। जी, बैचलर ऑफ साइंस मैंने वहां से करी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की डिग्री है मेरे पास। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई यही काम मुझे करना है और यही काम समझ में आता है मेरे और अच्छा लगता है मुझे। लेकिन अब क्योंकि मुश्किलात तो हर काम में होती हैं, लेकिन इस काम में ज्यादा ही मुश्किलात होती हैं, तो एडवाइस यही आई कि भाई कुछ ट्रेनिंग करो, कुछ क्वालिफिकेशन हासिल करो इस काम में, तभी कुछ बन सकता है मामला। तो उसके लिए फिर जद्दोजहद शुरू हुई। दिल्ली आ गया मैं, दिल्ली में जाके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हुआ एडमिशन में। तो वहाँ पर एक थिएटर कंपनी थी LTG के नाम से, लिटिल थिएटर कंपनी, उसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सामने मंडी हाउस में। तो वहाँ मैं थिएटर करने लगा, और IL दास साहब जो वहाँ के चेयर के लिटिल थिएटर कंपनी के, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा देखो बेटा, नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, NSD कोई इतना बड़ा वो नहीं है, उसमें NSD के भी बाहर अगर तुम्हारे कांटेक्ट हैं कोई। मैंने कहा हाँ, मेरे भाई साहब रहते हैं UK में, कहना उनसे कहो कि वो आपको किसी ड्रामा स्कूल में वहाँ के एडमिशन करवा दें। तो खैर वो सिलसिला चालू हुआ, और लॉन बिहोल्ड कि फिर मैं लंदन आ गया एक ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग में। तो ये किस्म की बात है, थिएटर करने वाला ये लंदन आप पहुंचे किस सन? 1982 लंदन पहुंचे आप? 82 जी, लंदन में 82 में मैंने एडमिशन लिया, और 81 में मैं ग्रेजुएट हुआ। 81 से 82 में वो एक साल करीब दिल्ली में रहा, और उसके बाद 82 में मैं लंदन आया, और वहाँ आके मैंने ऑडिशन दिए 2-4 ड्रामा स्कूल्स के। तो उसमें से जो बहुत ही मशहूर और मारूफ और डिफिकल्ट ड्रामा स्कूल था, उसमें मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि उन्होंने जो प्रिपरेशन का मुझे एक खाका भेजा था उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत थी। उस वक्त जुनून सवार था मेहनत का और काम का एंड ऑल दैट, कि भाई करना है तो अच्छी तरह से करना है। वो एडमिशन जो था मेरे लिए अहम जिंदगी का मकसद था, और वो हो गया अल्लाह के फजल से। तो बस उसके बाद फिर जिंदगी जो थी वो दूसरी डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद मैंने BBC वर्ल्ड सर्विसेज में थोड़ा सा ब्रॉडकास्टर्स की हैसियत से काम किया,
बहुत अच्छा लगता था मुझे ब्रॉडकास्टिंग का भी प्रोफेशन। और मेरे मरहूम वालिद साहब की भी एक दरख्वास्त थी कि बेटा देखो, ब्रॉडकास्टिंग का शोभा जो है वो जो सिफारत का शोभा है वो बहुत अच्छा है, उसमें तुम दखल रखो अपनी। तो वो मैंने BBC वर्ल्ड सर्विसेज में, जो कि ब्रॉडकास्ट होती थी लंदन से, वहाँ पर हमारी हिंदी उर्दू सर्विस होती थी, उसमें मुझे एज एन आउटसाइड कंट्रीब्यूटर, जो कि विनोद पांडे साहब और बहुत बहुत आर्टिस्ट इंडिया के जो हैं उन्होंने वहाँ पर काम किया है। तो कैलाश बुधवार साहब होते थे हेड उसके, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है जरूर काम करो तुम। रमा पाई होती थी, काफी लोग अपने इंडिया से जाते थे सेकंडमेंट के। मुजीब सिद्दीकी साहब बहुत बड़े नाम थे, वो रूम हो गए ऑल इंडिया रेडियो के। तो कहने लगे नहीं काम करो, आओ यहाँ पर और तुम्हारा आवाज अच्छी है और ब्रॉडकास्ट करो। तो वो एक सिलसिला चलता रहा करीब 6-7 महीने तक। ड्रामा स्कूल कंप्लीट करने के बाद 3-4 साल का ड्रामा स्कूल था, जिसमें मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस की, डायरेक्शन की और एक्टिंग की। तो अब इरादा के सब वापस मुंबई जाना है और मुंबई में जाके अपनी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, क्योंकि देखिए एक कॉलोनियल माइंडसेट होता है इंसान का वहां पर हिंदुस्तान में कि अगर बाहर से कुछ करके आए हो और ठप्पा लगा हुआ है तो जरूर आप, अच्छा क्वालिफिकेशन तो थी, उसमें कोई शक नहीं कि जो क्वालिफिकेशन मैंने 4 साल में हासिल करी वो मैं ख्वाब में भी वहां हिंदुस्तान में नहीं सोच सकता था कि इस तरह से भी ट्रेनिंग दी जा सकती है इंसान को परफॉर्मिंग आर्ट्स की। NSD जो है वो कॉपी है उसकी, जो कि मरहूम क्या नाम था उनका, जो जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था NSD, अपना देखिए ज़हन से उतर रहा है नाम उनका, बड़ा अरबी हजरात थे, वो कुवैत से आए थे और इंडिया में आके उन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट किया और उनकी थिएटर कंपनी बनाई और गवर्नमेंट ने उनको NSD का इजाजत दी। अभी आएगा जहन में उनका नाम। उन्होंने ज्वाइन, इब्राहिम अल-काजी उनका नाम था, अल-काजी साहब जो थे, जी। तो वो मैंने उनसे बात करी, मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा देखो अगर तुम्हारे कांटेक्ट हैं लंदन में तो व्हाई डोंट यू गो डायरेक्टली टू लंदन। तो वही हुआ कि आयल दास साहब और इब्राहिम अल-काजी के सजेशन से मैं लंदन आ गया और वहां पर मैंने ट्रेनिंग करी। तो अब उसके बाद यही सवाल उठा कि भाई क्या करा जाए। BBC की एक तरफ अपॉर्चुनिटी थी, वो भी ले ली, 8-9 महीने वहां भी काम कर लिया। BBC ने मुझे वहां से कहा कि एक बार एक डॉक्यूमेंट्री बनाने तुम जा सकते हो, रेडियो की डबलिन थिएटर फेस्टिवल होता है। मैंने कहा आयरलैंड में कभी गया नहीं, हाँ नाम जरूर सुना है, लेकिन वॉर होती है वहाँ, IRA वगैरह है। मैंने कहा नहीं, डबलिन साउथ रिपब्लिक है, वो डिफरेंट है नॉर्थ से। तो मैंने कहा चला जाता हूँ, मैं समर के हॉलीडे थी, मैं आ गया यहाँ। अब जब यहाँ आया मैं तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई छोटा सा कंट्री, शहर छोटा सा, कम लोग, वो लंदन की भीड़ और वो सब नहीं, और फिर तहजीब तमीज जो लोगों के अंदर और मोहब्बत जो थी लोगों के अंदर दिलों में, वो अंग्रेजों से बहुत ज्यादा। मुझे इनकी हिस्ट्री के ज्यादा बारे में नहीं मालूम था, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि भाई IRA की इनके झगड़ा चलता है UK से और all that। फिर जब यहाँ आके मैंने राइटर्स को पढ़ना शुरू किया, इनके एक्टर्स से मुलाकात हुई, यहाँ का जो आर्टिस्टिक सीन था उसमें जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर। Writing is something that's also very close to my heart because I always writing things, short stories, film scripts, जबकि मैंने अभी काफी कुछ फिल्म स्क्रिप्ट्स लिख ली हैं। तो ये सब चीजें जो थी वो मुझे लगा कि ये फर्टाइल ग्राउंड है मेरे लिए। लंदन तो मैं रहा 6 साल और एंजॉय कल्चर को वहाँ के, और वहाँ के जो आर्टिस्टिक दुनिया थी उसमें लेकिन उसके बाद ये एक नई दुनिया खुली मेरे लिए। बहुत छोटी दुनिया थी ये, लेकिन गुड थिंग के आई वॉज द ओनली ट्रेन एंड क्वालिफाइड पर्सन इन दिस फील्ड अमंग द एशियन पॉपुलेशन। छोटी सी एशियन पॉपुलेशन थी यहाँ पहले, 40 साल पहले की बात है ये। तो उसमें मैं आई वॉज द ओनली वन। तो यहाँ का जो नेशनल टेलीविजन एंड रेडियो स्टेशन है RTE, रेडियो टेलीफिशन कहलाता है, दिस एन आयरिश वर्ड, इट्स लाइक ए BBC, लाइक ए दूरदर्शन हमारा। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, उनसे मैंने राब्ता किया, मैंने कहा भाई इस तरह का क्वालिफाइड बंदा हूं, मुझे कुछ जॉब काम चाहिए इसमें। तो फ्रीलांस के तौर पे वहां पर भी मैंने काम की शुरुआत कर दी। मैंने एक आध सीरियल कर लिया उनका ग्लेनरो एक पुराना सीरियल होता था, बंद हो गया वो, उसमें काम मिला एक टर्किश वेटर का,
वो किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर पता चला यहाँ एक बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो है जो कि अमेरिकन फिल्में आती हैं यहाँ बनने, क्योंकि यहाँ पर फिल्मी इंडस्ट्री का जो काम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर यूएस की कंपनीज आती हैं। यूएस से आयरलैंड का बहुत पुराना कनेक्शन है, तो बहुत बड़े बड़े रॉजर कोमन और बड़े बड़े आर्टिस्ट और बड़े बड़े डायरेक्टर्स यहाँ आके फिल्में बना चुके हैं। जैसे डेविड लीन साहब ने रायन डॉटर्स बनाई यहाँ। तो जब यहाँ के डायरेक्टर से मुलाकात हुई, लाइक जिम शेरिडन, नोल पियर्सन, और तो उन्होंने कहा नहीं, इट्स अ गुड प्लेस एंड इफ यू वांट टू वर्क इट्स बेटर दैट you are available here to work, then we have to bring somebody from London to play the characters like what you can do. लंदन में तो खैर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, like Art Malik and many Asian background actors, but I was the only one here to say the least. I was the only fish, big fish in a small pond. तो felt ठीक है, लेकिन फिर वही हुआ कि फ्रस्ट्रेशन था, काम बहुत कम था यहाँ, इतना ज्यादा काम नहीं होता था। तो फिर मैं मुंबई गया, 6 महीने रहा मुंबई में, लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करी, लेकिन वहां मुलाकात ही नहीं हो पाती थी, लोग मिलते ही नहीं थे, कौन है आप, क्या है। मैं पोर्टफोलियो वगैरह प्रोफेशनली बना के ले जाऊं, वो सब वो किसी डोर कीपर के अंदर भेजने की कोशिश करूं, तो वो मतलब इंसानियत के नाम पर वहां पर लोग जो हैं वो अजीब ही तरह के लोग थे। भाई शराफत से मैं कह रहा हूँ, भाई आप मुझे काम का कुछ सिलसिला जो लेकिन वो सब कुछ नहीं, वहां पर एक अंदाज ही दूसरा था, बदला हुआ वहां का अंदाज वही था, और उसी तरह उसी में स्ट्रगल करते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने कहा भाई इस तरह से तो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक्नॉलेज तो करें, लोग मिले तो आपसे, भले मना कर दें आपसे, लेकिन ना, वहां तो कोई मिलने को तैयार नहीं आपसे, बैठे रहे आप 6-6 घंटे 5-5 घंटे बाहर ऑफिस के, और आपके चले आए। तो खैर वो समझ में नहीं आया शहर मुझे, और जो शहर का पेस जो था वो भी टच वुड के मेरे पास बहुत अच्छे कनेक्शन थे फैमिली के, उन्होंने मुझे अपार्टमेंट भी दे रखा था, ड्राइवर भी दे रखा था, जो कि बहुत लग्जरी होती है स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए वहां पर। तो मैं कभी लोकल शोकल में नहीं चला वहां, हाँ लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो रवैया था वहां पर, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस से नाम सुन रखा था बड़ा बड़ा, नटराज स्टूडियो, यशराज स्टूडियो, वो वहां अंदर नहीं घुस सकते आप, चौकीदार आपको अंदर ही नहीं जाने देगा आपको। तो ये बड़ी अजीब सी चीज थी कि भाई यार इंसान को इंसान ही नहीं समझते, एक्टर्स को एक्टर्स ही नहीं चाहो। मैं कोई सड़क से उठा हुआ एक्टर नहीं आ रहा हूँ, मैं भाई क्वालिफाइड ट्रेंड एक्टर। हाँ, तो वो अजीब सी चीज मुझे लगी कि भाई इनके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, फिर आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, मैं वापस आ गया। अब जब वापस आ गया डबलिन, तो फिर यहाँ पर काम शुरू कर, मैंने लिखने पढ़ने का काम जो था, एक स्क्रिप्ट लिखना थी मुझे, वो लिखी मैंने, उसकी फंडिंग हो गई थी, बस किस्मत यहाँ पर बसाना था, दाना पानी यही लिखा था, बैठ गया मैं यहीं। तो ये सिलसिला जो हिंदुस्तानी फिल्मों का, डॉक्यूमेंट्रीज का, शॉर्ट फिल्म्स का है, ये डबलिन में आपने कब से शुरू किया, और क्या इसके पीछे ख्याल क्या था? पर देखिए, फिर हुए कि यहाँ की जो छोटी मोटी कम्युनिटी थी उसने मुझसे कहा कि मुझे कंजेशन हो रहा था, वो कहने लगे कि आप इंडस्ट्री के से कनेक्शन है आपका एंड ऑल दैट, आप एक काम करिए, यहाँ पर फिल्म में हम ये फिल्में जो है वो थिएटर में इस तरह यहाँ वो हम लोग पे देते हैं फिल्में। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कुछ कनेक्शन बना के और यहाँ पर इंडियन फिल्में सिनेमा में चलाना शुरू करी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, इम्पोर्टर ऑफ द इंडियन सिनेमा फ्रॉम लंदन। तो क्योंकि लंदन में काफ़ी कुछ चेन थी इसकी, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन, स्कॉटलैंड में आती थी फिल्में हमारी, लगती थी कम्युनिटी के लिए, डायस्पोरा कम्युनिटी के लिए, तो वो उसमें मैं भी आ गया एज ए पार्टनर। तो दैट्स हाउ आई इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो वहां से थोड़ा सा काम हुआ और फिर लोगों ने फिल्में अपनी अप्रिसिएट करनी शुरू करी सिनेमा के अंदर। एंड देन क्या हुआ कि पायरेसी शुरू हो गई 90s के बाद, अर्ली 2000 में। तो पायरेसी होने लगी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो हाई डिमांड करने लगे पैसों की, कि वो फिल्म देते थे तो वो चार्ज करते थे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर रिलीजिंग द ओरिजिनल फिल्म।
तो वो फिर पायरेसी की वजह से पब्लिक जो थी वो कम आने लगी ना, इंटरनेट पे लोग देखने लगे फिल्में। तो फिर मैंने उस वक्त मोल्ड कर दिया इसको एंड गेव ए न्यू डायरेक्शन टू ए फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड। ना फिल्म फेस्टिवल मैं बहुत जाता था यूरोप में, यहाँ कांस में, बर्लिन में, ओस्लो में और मनहाइम में, जर्मनी में। जो मैंने फेस्टिवल का जो चक्कर लगाता था, अपनी फिल्म के चक्कर में मैं एक आध फिल्में अपनी बनाना चाह रहा था। तो मैंने कहा ये सिस्टम जो है फिल्म फेस्टिवल का, अगर हम छोटा सा बुटीक अपना इंडियन फिल्म फेस्टिवल यहाँ बनाएं तो ये है कि जिस तरह से यहाँ पर होता है फिल्मों का फेस्टिवल जो होते हैं, उस वक्त इंडिया में इतने फिल्म फेस्टिवल नहीं होते थे। दिल्ली में एक होता था और मामी बहुत बाद में शुरू हुआ मुंबई में। बेंगलोर में, केरल में होता था एक फेस्टिवल, पुराने बंगाल में होता था फेस्टिवल, कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल। बट उस मॉडल को लेके मैंने थोड़ा सा काम किया एंड देन आई लॉन्च्ड इट इन 2011। ये 14वां है मेरा। 2011 में मैंने पहली बार इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड लॉन्च किया है डबलिन में। उसमें फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज जो कि कैटेगरीज हैं इसकी, और थीम्स बना के काम किया, लाइक डायरेक्टर इन फोकस, स्टार इन रेट्रोस्पेक्टिव जो कि फेस्टिवल की एक हाइलाइट्स होती हैं, और राइटर्स इन फोकस, स्क्रिप्ट राइटर्स के ऊपर वर्कशॉप, एक्टिंग के ऊपर वर्कशॉप। तो इंडस्ट्री का एक थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कि एक एक्टिविटी होती है कि जो फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्म प्रोडक्शन रिलेटेड जो काम होता है वो भी होता है फेस्टिवल में, 3-4 दिन 5 दिन जितने दिन का भी फेस्टिवल है। अच्छा, उसके बाद एक उसका बड़ा स्टेप भी है कि फिर बाइंग एंड सेलिंग होती है फिल्मों की, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो अभी मैं नहीं हूँ, एंड आई कोशिश करी 1-2 बार और मैनेज्ड टू ब्रॉट दिस ईयर एन एक्टर प्रोड्यूसर फ्रॉम सिंगापुर जो कि अब मुंबई में बेस्ड हैं। तो एक पूरा उसका एक वो है जिसे कहना चाहिए ग्राफ है। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी एलिमेंट हैं उसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम जस्ट द स्क्रीनिंग, डिस्कशन, कल्चरल प्रोग्राम जो कि एक गाला नाइट होती है हमारी, जिसमें हम अवार्ड वगैरह देते हैं स्टार्स को और अपने गेस्ट को, और उसमें एक अपना कल्चर आइटम होता है, क्लासिकल डांस वगैरह मैं करता हूँ उसके अंदर, परफॉर्मेंस करता हूँ, और दैट्स व्हाट ए गाला नाइट डिनर होता है। ये फेस्टिवल कै दिन का होता है? ये 3 दिन का मैंने कर दिया है इसको, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड। तो अब की जो लोग यहाँ से बंबई से या इंडिया से गए थे वो कौन लोग थे? अच्छा, उसमें हुजूर मैंने एक काम और किया, मेरे पर्सनल साथ जो हादसा हुआ मेरी बेगम का इंतकाल हो गया 2019 में, तो उसके सिलसिले से मैंने एक चैरिटी एंगल शुरू किया है इस फेस्टिवल, एंड एजुकेशनल, जो कि मैं हर साल किसी न किसी और इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ और फेस्टिवल में उनको प्लेटफॉर्म देता हूँ। तो इस साल इंडिया से आपके लखनऊ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, द राइट वॉक फाउंडेशन, रन बाय समीना बानो। और समीना बानो जो है बड़ी टैलेंटेड यंग लेडी हैं और वो चलाती हैं ये कभी आप उसको वेबसाइट देखिए इनका, www.rightwalk.org। आपके अखिलेश यादव ने उनका बहुत सपोर्ट किया in the past, and it's a big organization. She is young lady, in her late 30s में है वो, और बेंगलोर यूपी से हैं, खुद पोलियो सर्वाइवर हैं, और लेकिन जो उन्होंने मैजिक क्रिएट किया है गरीब बच्चों को, जो राइट ऑफ एजुकेशन का जो लॉ है वो उन्होंने पूरा जिंदा किया दोबारा से, राइट टू एजुकेट पीपल, particularly every child, चाहे वो गरीब हो चाहे वो रिच हो। और उनको उसका बहुत बहुत मुखालफत हुई उनकी कि आप ये नहीं कर सकती हैं, रिच प्रिविलेज जो हैं वो कॉन्वेंट और कॉलेजेस में जाते हैं, यहाँ पर वो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन नहीं आ सकते, बट शी फॉट। तो वो आई थी, उनको दावत दी थी मैंने, राइट टू एजुकेट। वो आजकल ऑफर हैं, एक अचीवर करके एक स्कॉलरशिप देती है यूके, तो उनको 3 महीने का स्कॉलरशिप मिला है यूके में। तो एक वो थी और उनको मैंने अवार्ड दिया, और उनको राइट वॉक एसोसिएशन वाज द चैरिटी पार्टनर ऑफ द फेस्टिवल। और दूसरी आई थी नमिता लाल,
जो कि एक राइजिंग स्टार हैं मुंबई की, अभी इतने लोग नहीं जानते हैं उनको, नमिता को। नमिता वाज बोर्न इन ग्रो अप इन इंडिया ऑब्वियसली, एंड देन शी मूव टू सिंगापुर और लंदन। पहले उन्होंने बैंकर थी, उनका पहला करियर जो था वो बैंक एज अ बैंकर था, और वो करियर छोड़ के उन्होंने देन शी स्टार्टेड वर्किंग एज एन एक्टर। उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, सेंट स्टीवेंस कॉलेज की पढ़ी हुई हैं वो दिल्ली की। उसके बाद वहां से वो करियर छोड़ के उन्होंने सेकंड करियर जो था स्लाइटली मैच्योर एज में, शैल आई से, शी हैज स्टार्टेड वर्किंग, बट इन द लास्ट 5 years शी कैच्ड अप इन अ बिग वे। 2-3 फिल्में उन्होंने, बहुत छोटी फिल्म करी थी एक उन्होंने, माई गोल फुटबॉल, जो कि कश्मीर में शूट करी थी उन्होंने, और वो, और उसके बाद एक फिल्म उन्होंने सिंगापुर में करी, बिफोर लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो that's also a film that you know turned out to be a good film। तो वो मैंने देखा, मैंने sort of फोकस किया कि भाई ये जो है वो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, राइजिंग नेम है। एक लिहाफ फिल्म करी है अभी उन्होंने, लखनऊ में शूट करी है, नहीं वो क्या है उसका नाम, यूट्यूब गली कुछ इस तरह से वो इंटीग्रेशन के ऊपर है, हनुमान मंदिर के सामने उन्होंने माँ का रोल किया उसमें, उसकी लखनऊ में शूटिंग करी उन्होंने। तो काफी 5-6 फिल्में कर रही हैं वो। She was invited and she was my guest। हिंदुस्तानी फिल्म में आपने काफी वहां दिखा दी है लोगों को, आयरलैंड के लोगों को भी, और जो और दूसरी जगह जी हजारों। सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म हिट हुई देखने वालों में? इंडियन फिल्म कौन सी हिट हुई? देखिए, देखने वालों की तादाद तो यहाँ बहुत कम है, लेकिन अब क्या है कि अब तो मेन स्ट्रीम फिल्में सब शाहरुख की लगती हैं, पठान भी लगी, जवान भी लगी, जवान पठान सब लगती हैं अब यहाँ। तो अब मैं उस काम से हट गया हूँ कि यूके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डायरेक्टली यहाँ अपने सिने वर्ल्ड सिनेमा के चेन से आने लगी है। सो सिंस आई लेफ्ट दैट मार्केट, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन ने ले लिया क्योंकि दे हैव नाउ। तो अब तो हर फिल्म चलती है, और हिट का ये है कि जो भी फिल्म हिट होती है इंटरनेशनली, अभी फिल्म ये लगी है करण जौहर की, रॉकी रॉनी की लव स्टोरी, वो भी ठीक ठाक हिट हुई। तो जो हिट होती हैं अपना लंदन में, उसी तरह पब्लिक वो कि भाई ये फिल्म बड़ी फिल्म है, अच्छी वो होती है। बट मेरी फिल्मों में मैंने जो चलाई उसमें लगान बहुत अच्छी हिट हुई, कल हो ना हो बहुत अच्छी हिट हुई, मोहब्बतें बहुत अच्छी हिट हुई, और बड़ी बड़ी फिल्में भी मैंने करी, सारी बड़ी फिल्में करी एक जमाने में। और वो सब पब्लिक को चॉइस नहीं होती थी उस वक्त देखने की कहीं और, तो पब्लिक आती थी, फिल्में देखती थी, एंजॉय करते। लेकिन मेरा हमेशा से कोशिश रही है ऑफ बीट फिल्में दिखाने का। I'm a person of a parallel cinema। मुझे श्याम बेनेगल साहब की फिल्म में ऋत्विक घटक और इन सब की जो आर्टिस्टिक लहर जो थी, वो सेकेंड वेव फिल्म जो चलती थी, उसमें I end up actually inviting श्याम बेनेगल साहब यहाँ पर। उनके साथ फिर मेरे काम करने का भी मुझे मौका मिला, संविधान सीरियल में उन्होंने मुझे बुलाया था, छोटा सा रोल करवाया था। आपका रोल था। ये सब जी उसमें रोल था मेरा। तो काम करने का तो ये है कि उन लोगों के साथ अच्छा लगता है जो प्रोफेशनल लेवल पे काम होता है। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी प्रोडक्शन है, लेकिन प्रकाश झा से जब मेरी मुलाकात हुई लंदन में, तो उनसे मेरा अच्छा ताल्लुक हो गया। और उनकी पहली फिल्म थी राजनीति, उसके बाद उनकी कई फिल्में, हर फेस्टिवल में उनकी एक आध फिल्म लगती थी। आरक्षण थी उनकी एक फिल्म बड़ी अच्छी, वो चलाई मैंने, रिजर्वेशन के ऊपर थी। फिर उनकी एक फिल्म थी परीक्षा, जो कि 2019 में मैंने चलाई थी, रिजर्वेशन के ऊपर, वो भी थी अंडर प्रिविलेज एजुकेशन के ऊपर। आदिल हुसैन साहब उसके लीड एक्टर थे, तो वो भी प्रकाश लेके आए थे फिल्म। तो इस टाइप के जो डायरेक्टर्स हैं वो मुझे ज्यादा अपील करते हैं, पीपल हु हैव अ मच मोर आर्टिस्टिक अपील, मीनिंगफुल सिनेमा एज वी कॉल इट, रादर देन जो मेन स्ट्रीम बड़ी कमर्शियल फिल्में होती हैं। उनका एक अपना मिजाज है, उनका एक अपना पेस है, और मतलब आपका जो रुझान है वो पैरेलल फिल्म्स पर है। तो करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो पैरेलल फिल्म्स में रह के जो ये सब थे, गोविंद इलानी हैं और श्याम बेनेगल हैं, और पूरा एक बहुत बड़ा हल्का बन गया था। बहरहाल पैरेलल फिल्म्स भी अब कम हो गई हैं, और ये बड़े लोग जो हैं ये
खुद ज़ईफ हो गए तो अब ये नहीं बना रहे हैं। तो बहरहाल ये कि ये बहुत अच्छा आप करते हैं कि हिंदुस्तानी फिल्मों का मेला आयरलैंड में करते हैं और लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं, पसंद करते हैं और हिंदुस्तान की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका वो करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, और फिर अगर मौका मिलेगा तो फिर हम आपसे कभी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको कुछ कहना है तो आप करवा सकते हैं। मुझे गुड फॉर टॉक, ग्रेटफुल दैट आपने मुझे इस काबिल समझा, अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके प्रोग्राम शहरनामा में कुछ डिस्कस कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।